हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जो कि हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर है पुराने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से, नई एनसीईआरटी के हिसाब से 7 चैप्टर है, जिसमें हमने पहले 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और उससे आगे की चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड, क्या पेपर पूछता है, नीट में कहाँ से आएगा, कंसेप्चुअल बातें क्या हैं, क्या पूछा जाएगा, कैसे करते हैं तैयारी, कैसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। 2024 का जो नीट आप दोगे, बस मेरी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मेरे साथ पढ़ोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या मतलब, आपका सिलेक्शन होगा। सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप इस तरह ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। 12th 11th दोनों पढ़ाई जा रही है, दिसंबर तक का टारगेट है। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियो बना करके दूंगा, तो आप सबका साथ बस चाहिए, लगातार बने रहे, देखते ना वीडियो को। और आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा टच किया था, जहां हमने बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये इन सब का आपस में काम कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है, जबकि जिन ऑर्गेनेली का इनके साथ काम नहीं चलता, मतलब कोऑर्डिनेशन में नहीं होता, वो अलग होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पर हेडिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको इस नाम से बताऊं, जैसे कुछ जाल, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल जैसी कोई चीज़, तो यहाँ सेल के अंदर मेम्ब्रेनस जाल जैसा कुछ रहता है, जो कि सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का भी एक तरह से काम करता है। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी बनता है उससे, मतलब सपोर्ट भी करता है, साथ ही साथ और जो फंक्शन है उसके वो मैं बताता हूँ। है ऐसा कि एक मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर है, जिसमें कि कुछ 3 तरह का शेप्स हो सकता है। जैसे कि मान लो कुछ इस तरह का होगा, कुछ कई जगह पर इस तरह से होगा, कई जगह पर वेसाइकल्स होंगे। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है वेसाइकल्स बना रखी हों अगर मेम्ब्रेन ने, एक हो सकता है कि ट्यूब्यूल्स हों मेम्ब्रेन की बनी हुई, एक हो सकता है मेम्ब्रेन की बनी हुई सिस्टर्ने हों, मतलब इस तरह की पैरेलल स्ट्रक्चर हो मेम्ब्रेन की बनी हुई। तो 3 तरह से मिल सकती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सेल के अंदर। उसमें भी 2 केस हैं, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ जगह पर आपको यहाँ पर जैसे मैं दिखा रखी है, मैंने बनाया था ये, कि इसमें मेम्ब्रेन आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर आपको लगी हुई दिखाई देगी। और जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, उसके ऊपर आपको लगे हुए दिखाई देंगे राइबोसोम्स। ये आपके लगे हुए हैं राइबोसोम्स। तो अगर राइबोसोम्स जो है वो लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये नहीं लगे हुए हैं, अगर राइबोसोम्स नहीं हैं और इस तरह की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जा रही हैं, तो वो आपकी कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो। 2 बातें हैं, जैसे कि 9th क्लास के एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र है। ठीक है। होता ये है कि अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसकी वजह से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आप देखो ध्यान से, एक तो इसके अंदर ने इसने एक एरिया को कवर कर लिया है, दैट इज़ द ल्यूमिनल पार्ट। वो उसका ल्यूमिनल पार्ट कहलाता है, ल्यूमिन वाला पार्ट कहलाता है। और उसके बाहर साइटोप्लाज्म पार्ट है, वो हम कहलाते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, यानी ल्यूमिन के बाहर। तो साइटोप्लाज्म को इसने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमिन, उसकी कैविटी, और एक उसके बाहर का हिस्सा जो कि साइटोप्लाज्म है। समझ आई। फिर आप देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पर जो आपके राइबोसोम्स लगे हैं, सबको पता है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन रहता होगा प्रोटीन बनाने में मदद करने में। ये भी आप सोच सकते हो, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच है तो इसका मतलब कुछ तो कुछ होता ही होगा ऐसा। तो अभी हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका फंक्शन, गोल्गी बॉडी का फंक्शन, इन सब के फंक्शन एक तरह से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो मैं उसको उसी कनेक्शन में आपको समझाऊंगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो। इतना ज़्यादा यहाँ है ही नहीं, बच्चों वाला है, बहुत छोटी सी बात है, ज़्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, टेंशन भी नहीं लेनी है, आसान बात है, तो समझ लो। होता देखो ऐसा है, अगर हम बुक का डायग्राम देखें, आप यहाँ पर आओ मेरे साथ बाहर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप देखो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड जो है, वहाँ पर आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए के।
और डीएनए और प्रोटीन्स और बेसिक प्रोटीन्स और बहुत सारी चीज़ें, मतलब और भी चीज़ प्रोटीन मिली रहती हैं, तो उससे बनते हैं क्रोमोसोम मिलजुल के। और क्रोमोसोम का जो फंक्शनल पार्ट है वो होता है डीएनए, और डीएनए में जो फंक्शनल पार्ट रहता है उसे कहते हैं जीन, मतलब जो एक्सप्रेसिबल पार्ट है जिस चीज़ के अंदर कैरेक्टर्स छुपे होते हैं जहाँ पर, वो जीन कहलाता है। तो जीन के अंदर जो सूचना छुपी होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जीन के अंदर सूचना होती है किसी भी प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स का ऑर्डर किसी प्रोटीन में क्या होता है, यह सूचना छुपी होती है जीन के अंदर। तो एक्चुअली होता ये है कि जो डीएनए होता है, जो जीन पार्ट हम कह दें सीधा सीधा, जो जीन है आपकी उसका होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने को। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है वो कॉपी होकर के ट्रांसमिट कर देता है आरएनए की फॉर्म में। आरएनए में भी ये मान लो मैसेंजर आरएनए है, तो ये मैसेंजर आरएनए सेम इन्फॉर्मेशन को जो जीन के पास थी प्रोटीन की बनाने की, जो इन्फॉर्मेशन थी कि प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, उस इन्फॉर्मेशन को ये एमआरएनए लेकर के बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, मतलब बाहर की साइड में न्यूक्लियस के दीवारों में न्यूक्लियर पोर होते हैं, वहाँ से निकलता है ये। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर पोर से निकलता हुआ आपका आरएनए आएगा बाहर। आप बाहर आकर के आप देखोगे, मैंने कहा था कि यहाँ पर आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लगी होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की अपनी प्रोटीन्स होते हैं, अपने एंजाइम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो हमें उस पर भी ज़्यादा जाना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है होता क्या है। तो होता ये है कि बाहर जो आरएनए आया है, मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए आपका बाहर आया है, तो ये क्या हो गया, ये राइबोसोम से अटैच होता है, या फिर आप ऐसा समझो राइबोसोम की यूनिट इससे अटैच होती हैं। मान लो ये राइबोसोम की छोटी यूनिट है और ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट है, जैसे कि आपको पता है। इसके साथ जो है आपका अटैच हो गया है एमआरएनए, मान लो ये आपका एमआरएनए है। तो मैं बता दूं यहाँ पर दो प्रोटीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोफोरिन। तो इनसे जो है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। दोनों यूनिट राइबोसोम की एमआरएनए को कुछ इस तरह से होल्ड कर लेती हैं, जैसे मैंने बताया, होल्ड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। बाकी इसको रीड करने का काम किसी और का है, इन्फॉर्मेशन कोई और रीड करेगा, वो एक और टीआरएनए होता है, वो एक अलग बात है कैसे होता है प्रोसेस। पर बात यह है कि जो सूचना है वो एमआरएनए के पास थी, अभी वो एमआरएनए राइबोसोम ने पकड़ लिया है और वो राइबोसोम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। इसके लिए सिग्नल्स होते हैं बहुत सारे, जिससे कि आकर के राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाता है। ऐसे ही नहीं जुड़ जाता कुछ भी, बिना सिग्नलिंग के यहाँ कुछ नहीं होता। रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको यहाँ पर जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर आप देखो प्रोटीन बनेगी, और जो प्रोटीन बनेगी, बनती हुई प्रोटीन के बाहर भी, मतलब यहाँ पर बनती हुई जो प्रोटीन है उसके पास भाई सिग्नल पेप्टाइड होते हैं, मतलब सिग्नल होता है वो उसके पास। और भाई यहाँ भी यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स कुछ घूमते रहते हैं जो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो प्रोटीन बन रही है। वो फिर प्रोटीन को जहाँ भी ट्रांसफ़र करना होता है, डिपेंड करता है कि प्रोटीन को कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है। आप अभी छोटे बच्चे हो, मतलब अभी 12th है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम मानते हैं कि उस प्रोटीन को ट्रांसफ़र, जो नई बननी प्रोटीन है उसको हमने किसी तरीके से, मान लीजिए आप एक ऐसा कंडीशन है हमारे पास, मतलब ऐसे ही तरीका है कि जो हम उस प्रोटीन को यहाँ पर हमारी मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, इससे वो प्रोटीन ट्रैवल करती हुई मान लीजिए आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में आ जाती है, अंदर मान लो यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपको फ्यूचर में अगली क्लासों में आप जा करके पढ़ोगे कैसे ट्रांसफ़र होता है अंदर। पर मान लो जो बाहर प्रोटीन बन रही है वो अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गई है। अंदर आने के बाद क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं, हल्के फुल्के चीज़ों में चेंज होता है। जैसे किसी प्रोटीन के साथ हल्का फुल्का कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, वो भी यहाँ जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। वो भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे जा करके जब आप एमबीबीएस करोगे। तो यहाँ पर मान लो आपका कुछ प्रोटीन जोड़ दी हुई, या फिर थोड़ा बहुत और चेंज करना होता है वो कर देते हैं। उसके बाद चेंज करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो प्रोटीन निकलेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो बाहर आएगी, वो वेसाइकल्स की फॉर्म में प्रोटीन बाहर आती है। और ये मेम्ब्रेन कोटेड वेसाइकल्स होती हैं, जिनमें के अंदर आपकी एक जो अभी अभी बनी हुई प्रोटीन है, जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भी किया है मॉडिफिकेशन, ऐसी बात नहीं है। फिर वो करने के बाद क्या होता है, यहाँ से उसको भेजा जाता है। अगर फर्दर उसको और मॉडिफिकेशन करना है, और चीज़ें करनी है, या फिर आपको बाहर सिक्रेट करना है, तो जिन सेल्स को प्रोटीनों को सिक्रेट करना होता है, बाहर निकालना होता है, उनके लिए भी बात कर रहे हैं हम। तो वो क्या करती हैं, उन प्रोटीन्स को यहाँ पर बाहर भेजती है, बाहर आती है वो, और बाहर मतलब सॉरी इसमें से निकल के, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के बाहर आएगी, और फिर ये प्रोटीन जो है गोल्गी बॉडी को भेजी जाती है। अब मैं गोल्गी बॉडी के बारे में हल्की सी बात करता हूँ यहाँ, अभी साथ साथ ही हम समझ लेते हैं बात क्या है।
तो गोल्गी बॉडी को अगर आप देखोगे, गोल्गी बॉडी भी मेम्ब्रेन की बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर जिन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने पैरेलल इस तरह से अरेंज होती हैं और वो कुछ ट्यूब्यूल्स के साथ मिल करके कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। प्लांट के केस में इसे हम डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं, नहीं डेस्मोट्यूब्यूल नहीं कहते, कुछ और कहते हैं प्लांट के केस में, अभी मेरे याद आएगा तो बता दूंगा मैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब एक डिक्टियोसोम कहते हैं शायद से प्लांट के केस में ना, ये तो प्लांट में इसको मतलब गोल्गी बॉडी नहीं बोलते, डिक्टियोसोम बोलते हैं। और फिर आप देखो ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आप एक चीज़ देख सकते हो, ये जो इधर की साइड है ये कॉन्वेक्स फेस है, जो कॉन्वेक्स फेस है उसी को सिस फेस कहते हैं, उसी को फॉर्मिंग फेस कहते हैं। वो कॉन्वेक्स फेस हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है और जो कॉनकेव फेस होता है वो न्यूक्लियस से दूसरी साइड पे होता है। कॉनकेव वाला जो ट्रांस फेस होता है इसका, जिसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं, वो दूसरी साइड पे होता है। समझ रहे हो? तो बस इतना बात ध्यान रखनी है आपको कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ट्यूब्यूल्स का बना हुआ, सिस्टर्नी का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारी पैरेलल बंडल ऑफ मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं जिनमें अपने अपने एंजाइम्स हैं। मेम्ब्रेन के अंदर खूब सारे एंजाइम हैं, बहुत सारी चीज़ों के परिवर्तन करने के एंजाइम हैं, प्रोटीन जो बन के आई है उसमें चेंज करने के एंजाइम है, मॉडिफिकेशन की चीज़ें हैं जिससे प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होगा ये कि जो प्रोटीन की वेसाइकल्स आएंगी जो ER से आएंगी वो आकर के इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसाइकल्स हैं वो गोल्गी बॉडी के जो सिस फेस है वहाँ पर आकर के फ्यूज़ होंगी सिस फेस पर, और फिर वो आपकी गोल्गी बॉडी उसमें कोई चेंज करेंगी, परिवर्तन करेंगे। उसके बाद वो ट्रांस फेस यानी कॉनकेव फेस से वेसाइकल जो है वो मॉडिफाइड प्रोटीन्स के साथ में बाहर निकलेंगी। उनके पास है मॉडिफाइड प्रोटीन, उस मॉडिफाइड प्रोटीन के साथ जो वेसाइकल्स हैं वो बाहर निकलेंगी। बाहर निकलने के बाद डिपेंड करता है कि वो मेम्ब्रेन पर आकर के, जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर आकर के जुड़ेंगी और वहाँ से जो उनका कंटेंट है उसको वो बाहर रिलीज़ कर देंगी, सेल से बाहर रिलीज कर देंगे, ध्यान रखना। या फिर डिपेंड करता है कि वो उस कंटेंट को वैक्यूल में भेज दें सेव करने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लाइसोसोम बनाते हैं। हम अगले पेज पर पढ़ाएंगे आपको लाइसोसोम कैसे बनता है। पर आप समझना कि वो जो आपकी मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स हैं जो गोल्गी बॉडी से प्रोटीन लेकर के निकली हैं वो लाइसोसोम भी हो सकती हैं। वो आपकी यहाँ से प्रोटीन लेकर के पैरोक्सिसोम को भी जा सकती हैं, यहाँ से प्रोटीन लेकर सेल के बाहर जाती हैं। ज़्यादातर ध्यान रखना जहाँ सिक्रीशंस हो रहे होते हैं वहाँ प्रोटीनें जो हैं वो गोल्गी बॉडी से होकर के आई होती हैं, उनमें जो चेंज हुआ होता है वो गोल्गी बॉडी से हुआ होता है। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना सा जानो, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ज़्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पेपर में भी नहीं आ रहा है और किताब में है भी नहीं। ठीक है ना? तो अभी हम पढ़ते हैं इसी बात को किताब में लिखा क्या है। ठीक है, चलो यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम of teeny tubular structures scattered in the cytoplasm, and that is called as the endoplasmic reticulum. Hence ER divide the intracellular space into two part, that is the luminal part और extraluminal part। मतलब ल्यूमिन के बाहर वाला, उसकी जो कैविटी है उसके बाहर वाला पार्ट, उसके अंदर वाला पार्ट, दो हिस्सों में साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। फिर लिखा है था ER often show ribosomes attached to their outer surface। हमने देखा है कि ER के बाहर जो है राइबोसोम लगे हुए हैं। अगर राइबोसोम लगे हुए होते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर वो नहीं लगे हुए हैं तो उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार की हुई, एक जिस पर लगे हैं राइबोसोम, एक जिस पर नहीं लगे हैं राइबोसोम। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब भाई बात यह है कि जब RER पे राइबोसोम लगे हैं तो उसके लिए बात हो रही है, तो वहाँ होगी ही ज़्यादा जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी, सीधी बात है। एंड सिक्रीशन एंड देर, देखो ये सिक्रीशन वर्ड ऐसे ही नहीं लिखा, ये बढ़िया बात है, मतलब ये ध्यान रखना। ER से प्रोटीन गोल्गी को जाएंगी, गोल्गी उनको बाहर सिक्रेट करती है। ज़्यादातर वही प्रोटीनें गोल्गी को जाती हैं जो सिक्रेट होती हैं, ऐसा सीन है। एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो आपको यहाँ छोटा सा लिख के बताया मैंने, एक दो सवाल इसमें जोड़ दिया है, अगर आपको करना है तो कर लेना, कि लिपिड की सिंथेसिस जो है वो SER करती है। और आप ये नोट कर लें कि एनिमल सेल के अंदर लिपिड की जैसा स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, आप बाद में पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, वो सभी स्टेरॉइड्स होते हैं, वो यही बनाती हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है स्टेरॉइड्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉइड्स हैं। तो ये इनकी सिंथेसिस भी जो है वो
SCR ही करती है, आप इसे नोट कर लेना, कहीं पे आ जाए तो कर देना, ठीक है ना। चलो फिर हम देखें गोल्गी बॉडी के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि अभी पढ़ा था आपने, वही बातें यहाँ पर हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं। कैमिल गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व, इनका साल भी पढ़ लेना भाई। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन्ड में 9th क्लास के एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से नोट किया है। AgNO3 ब्लैक रिएक्शन है गोल्गी के सिंथेसिस की, इसे नोट कर लेना आप। And reticular structure near the nucleus, these were later named by Golgi body after him, and they consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of the 5.5 μm to 1 μm, ये साइज है, आपको उसको याद करना है। And these are stacked parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। Varied number of cisternae are present in the Golgi complex, अलग अलग नंबर हो सकता है, मतलब कहीं कितनी। एंड द गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, तो भाई अरेंजमेंट आप देख लो, जो कॉन्वेक्स फेस है वो न्यूक्लियस की तरफ रहेगा, उसे ही कॉन्वेक्स फेस को ही आपका सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। आपको इतना याद करना है, ये नीट में सवाल आएगा, बस इतने ध्यान से समझो बात को, ये आएगा कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग एक ही है और किधर होता है, न्यूक्लियस की साइड पे होता है, ठीक है। चलो फिर लिखा है कि फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस, द सिस एंड द ट्रांस फेस और द ऑर्गेनली आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो ये भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि दोनों फेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, नहीं होते, ठीक है ना, होते हैं। द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, आपको मैंने बताया वेसिकल्स आएंगे प्रोटीन के, उनको पैक करा जाएगा। एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर द इंट्रासेलुलर टारगेट और द सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या तो अंदर सेल को चाहिए तो वहाँ भेजते हैं, या फिर जैसे सेल में कहीं भेजना हो, जैसे किसी ऑर्गेनेली को भेजना हो तो भेज देंगे, पर अगर मान लो बाहर भेजना हो तो वो बाहर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट होती है बाहर की तरफ में और बाहर छोड़ दी जाती है। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेस, तो सिस फेस पर फ्यूज होता है और फिर वो मैच्योरिंग फेस की तरफ जाता है। एंड दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified, तो ये वर्ड मेरे को लगता है सवाल बन सकता है, इसको मार्क कर लेना यहाँ पर। In the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from this trans phase, ये सवाल है यहाँ पे, पक्का सवाल है, आता है ये बहुत ज़्यादा कि Golgi apparatus is the important site for formation of glycoproteins and glycolipid। दो वर्ड आप नोट कर लेना अगर आपको करना है तो। अगर मान लो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रही है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, अगर ग्लाइकोलिपिड है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। तो ये दो शब्द हैं, नोट कर लेना आप। एक दो फंक्शन और नोट करा देता हूँ आपको, गोल्गी बॉडी के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि एक तो ये एक्रोजोम जो होता है, स्पर्म का एक्रोजोम फॉर्मेशन, वहाँ पर आपका काम आती हैं गोल्गी बॉडी। एक आपको याद रखना होगा जो आप पूछ सकते हैं, सेल प्लेट प्लांट सेल में जो बनती है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी काम आती है। मतलब ये दोनों सवाल तो पक्के सवाल है जो पेपर में आते ही हैं, कभी कभी ये भी पूछा गया है, कभी कभी ये भी पूछा गया है, दोनों ही पूछे जाते हैं ज़्यादा। एक्रोजोम फॉर्मेशन भी पूछा जाता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन भी पूछा जाता है कि इसमें गोल्गी बॉडी काम करती है। एक और सवाल आता है लाइजोसोम फॉर्मेशन, वो भी सवाल आप कर देना, गोल्गी बॉडी का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो और तो मेरे को लगता नहीं आएंगे, तो आप इतना ही कर लेना, बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है लाइसोसोम, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। तो अभी देखते हैं लाइसोसोम के बारे में, यहाँ पे तो दिया नहीं है, फिर थोड़ा पढ़ाता हूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लाइसोसोम में आप ऐसा समझो, मान लो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर मान लीजिए ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो ऐसा, और इसके यहाँ पर हम गोल्गी बॉडी मान लो बना लेते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ कि भाई ये ER है, ER से जो वेसिकल है वो गोल्गी बॉडी को आएगी और गोल्गी बॉडी से प्रोटीन से भरी हुई वेसिकल यहाँ पर ही आ जाती है। हुआ क्या है कि जो मेम्ब्रेनस वेसिकल बनी है इस बार, उस मेम्ब्रेनस वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन है वो इंजाइम है, जो प्रोटीन यहाँ पर आ गई है ना, वो क्या है, एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 डिफरेंट तरह के इंजाइम इसके अंदर लगभग हैं, 40 टाइप के इंजाइम हैं, जिनमें से हाइड्रोलेजेस हैं, मतलब जिनमें कि जो आपके हाइड्रोलाइसिस में काम आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, लिपिड को तोड़ने के लिए, प्रोटीनों को तोड़ने के लिए, सबके लिए होते हैं। अब ये आपका कहलाता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम।
दूसरा मैं बताऊं आपको, इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर यहाँ मान लीजिए लाइसोसोम है, होता ये है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के लिए पंप होते हैं जिनमें एटीपी लगता है, और एटीपी लगने के बाद H+ आयन को इसके अंदर डाला जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो एसिडिक पीएच के लिए यहाँ पर आपको H+ आयन इसके अंदर डालने होते हैं। तो लगभग 5 pH चाहिए होती है इन एंजाइम्स को काम करने के लिए। प्राइमरी लाइसोसोम में होता ये है, मान लीजिए ये सेल आपकी मैक्रोफेज है, मान लीजिए ये सेल बैक्टीरिया इंगल्फिंग सेल है जो बैक्टीरिया को खा लेती है, फैगोसाइटिक सेल है। तो ये क्या करेगी, ये आपकी मान लीजिए इसने क्या किया, बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसको निगल लिया, या फिर ये अमीबा है, इसने फूड को निगल लिया, एक ही बात है। मान लो इसने बैक्टीरिया निगल लिया, तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जब सेल किसी सॉलिड चीज़ को लेती है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये अंदर आएगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ कवर हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका फैगोसोम। अब आपका फैगोसोम जा करके प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज करेगा। ये यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन होगा, यहाँ पर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होगी यहाँ पर, और ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ रहे हो? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, और जो फैगोसोम आया था वो इसमें मिल गया। फिर ये होगा कि इसमें से जो कुछ काम का चीज़ें होंगी, अगर चाहिए होंगी तो वो निकाल ली जाएंगी, अदरवाइज जो बचेगा वो आपका होगा रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी आपकी टर्शरी लाइसोसोम है। ये सवाल ध्यान से पढ़ना, आएगा पेपर में, आ भी जाता है, टर्शरी लाइसोसोम किसे कहते हैं। फिर ये जाकर के आपका मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है और आपका जो कंटेंट है बचा हुआ उसको बाहर एक्सोसाइटोसिस करके निकाल देता है। इसी तरह से अगर इस सेल ने कोई लिक्विड लिया हो, मान लो कोई लिक्विड लिया है, तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। उसके साथ भी यही होगा और उसमें बनेगा पिनोसोम, वो भी ऐसा ही करेगा जैसा अभी हुआ है। इसी के साथ साथ अगर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये ख़राब हो गया है, तो इसको भी एक वेसाइकल बना देंगे, इसे कहेंगे ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम का भी वही होगा, उसको ले जाया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा एंजाइमेटिक, और जो चाहिए होगा ले लेंगे, नहीं तो कूड़ा बाहर निकाल देंगे। ये है लाइसोसोम का काम। साथ ही साथ लाइसोसोम अगर सेल में प्रॉब्लम हो जाए, डिजीज़ हो जाए, ख़राब हो जाए, चोट लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो इंजरी हो जाए, तो उस टाइम पर सेल के अंदर लाइसोसोम जो है वो बस्ट कर जाते हैं और सेल सुसाइड, मतलब तब सुसाइडल बैग इनको तब हम बोलते हैं जब ये फट जाते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, वो ज़रूरत पड़ने पर ही ऐसा होता है। इनकी मेम्ब्रेन में कुछ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स एमिनो एसिड्स होते हैं, कुछ आपके मेम्ब्रेन लेबलाइजर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को कमज़ोर बनाते हैं, कुछ स्टेबल बनाते हैं, और डिपेंड करता है कैसी कंडीशंस हैं, क्या सिग्नल्स हैं, ठीक है ना। तो ये है लाइसोसोम। यहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, 2-4 लाइनें हैं, पढ़ते हैं क्या बताया है। यहाँ लिखा है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें आपको सवाल कभी कभी पूछ लेंगे कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स formed by the process of packaging in the Golgi body, and the isolated lysosomal vesicle have been found to very rich in the almost all type of hydrolytic enzyme, hydrolysis, lipase, protease, carbohydrate, सब कुछ, सब तरह के एंजाइम इसके पास होते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव है, ये मार्क कर लेना, एसिडिक पीएच पर इसके एंजाइम काम करते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और भी तरह की चीज़ों को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर दिया गया लाइसोसोम, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताया नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोवेम सिस्टम का वैक्यूल। लिखा है वैक्यूल्स। द वैक्यूल्स, अब आपको पता है ना कि प्लांट सेल में लंबी बड़ी सी वैक्यूल होती है, उसके बारे में बात होगी। एनिमल सेल में भी छोटी छोटी वैक्यूल होती है, कुछ काम करती है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। एंड द वैक्यूल इज बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। ये सवाल है यहाँ पर, वैक्यूल की भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये भी सवाल है, आ जाता है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, ध्यान रखना।
In plant cell, the tonoplast facilitate the transport of a number of ion and other material against the concentration gradient in the vacuole. भाई इसका मतलब समझ लो, यही सवाल है जो वैक्यूल का पेपर में आ सकता है। मान लीजिए वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ लिखा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मान लो वो सामान पहले ही उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर कितनी है, लो है, जो भी आ रहा है अंदर। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ATP खर्च होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और ये काम होगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है में जो प्रोटीन है इसको कहेंगे पंप। तो ऐसा सवाल बन सकता है कि क्या टोनोप्लास्ट में प्रोटीन पंप पाए जाते हैं? ध्यान रखना, टोनोप्लास्ट में पंप्स होते हैं जो कि चीज़ों को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसफ़र करते हैं। या भी पूछ सकते हैं कि वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मार्क कर देना, जरूर आएगा। Hence their concentration gradient is significantly higher in the vacuole and than in the cytoplasm. ये ध्यान रखना, आ सकता है भाई, पक्का सवाल है। आगे लिखा है इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है यहाँ पर होम्योस्टेसिस का काम करता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाने का काम करता है, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। सवाल ध्यान रखना, अगर मान लीजिए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है तो वैक्यूल प्रेजेंट होगी, ये वाली कौन सी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अगर ये मराइन में जाएगा तो ये गायब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये कभी कभी पूछते हैं कि हम एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को वहाँ छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कर देना, आएगा। फिर लिखा इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल की बात हो रही है, तो वो वही हो रही है जो फैगोजोम मैं बता रहा था आपको, फैगोजोम की बात हो रही है, उसी को कहते हैं फूड वैक्यूल। मतलब बाहर से वैक्यूल बनेगी, जो फूड जाएगा, सिंगल सेल है ना प्रोटिस्टा, तो वो फूड इंगल्फ करेगा वहाँ, फिर एक वैक्यूल मतलब बनेगी, उसमें फूड होगा और डाइजेस्ट होगा, वो एक अलग बात है। पर वो फैगोसाइटोसिस या फैगोजोम की बात हो रही है। एंड फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। मैंने आपको बताया सॉलिड है तो फैगोजोम और आपका लिक्विड है तो पिनोजोम उसको बोलते होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो कवर हो गया है इस वीडियो में। और इसके बाद वाली वीडियोस मैं आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा। उसके में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद फ्लैजिला वाला पोर्शन, राइबोसोम्स वाला पोर्शन कवर करेंगे लास्ट वीडियो में फ्लैजिला। मतलब उसके बाद 2 वीडियो और बनेंगी, चैप्टर हो जाएगा खत्म। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप 12th पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख लेना, वहाँ पर मिल जाएंगी। वो बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।